नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास पेपर 1 का हम आज पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल करेंगे। यहाँ पर हम वर्ष 2014 जो बैच 2014 था, बैच 2015 और बैच 2017 इनमें जो चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर आया था वो आज हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हमने सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। काफ़ी आसान से प्रश्न होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तब भी आप इनमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास नामक पेपर में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है शब्द, वाक्य, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। अब अगर हम कह दें कि जो शब्दों का व्यवस्थित समूह है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाक्य। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, आ, ई, उ, री स्वर का प्रकार है। आपके सामने चार ऑप्शन है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, तीन तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो यहाँ पर जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब क्या है? छोटे हैं। तो ये क्या है? ये है ह्रस्व स्वर। अगर यहीं पर हम बोल देते बड़ा आ क्या है तो बड़ा आ हो जाएगा दीर्घ स्वर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस विराम चिन्ह को कहते हैं विस्मय सूचक। जब कभी आश्चर्य की बात होती है तब ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक आप जानते हैं कैसा होता है, अल्प विराम भी आप जानते हैं, पूर्ण विराम भी आप जानते हैं। प्रश्नवाचक आपको मालूम है, ये है क्वेश्चन मार्क। अल्प विराम होता है आपका कॉमा और पूर्ण विराम होता है जो एक लाइन खींच दी जाती है वाक्य के अंत में। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, यारा लावा व्यंजन है, कैसे व्यंजन है ये आपको बताने हैं। तो यारा लावा जो व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। ये कुल 4 होते हैं, चारों आपके सामने दे रखे हैं, यारा लावा। अगला प्रश्न है, किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं? तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, लगभग हर सेमेस्टर में बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान को वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 5575, 5000 मान चलिए 5457 दे रखी है संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कहें कि 5 का, ये जो 5 है इसका स्थानीय मान निकालो, तो आप कहेंगे तो वो होगा 50। अब हम कह दें इसी 5 का वास्तविक मान निकालो तो वो हो जाएगा केवल 5। वास्तविक मान वो स्वयं संख्या होती है। ठीक है, अगर 5 का हम वास्तविक मान निकालने को कह दें तो 5 ही उसका मान होगा। अगला प्रश्न है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, गुणा भाग, जोड़ घटाना, गुणा भाग या कोयल जोड़। तो यहाँ पर जो गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं वो होती हैं जोड़, घटाना, गुणा भाग। संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो 0 है वो है इकाई, जो 3 है वो है दहाई और जो 5 है वो है सैकड़ा और जो 8 है वो है हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपने खूब पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो सैकड़ा वाली संख्या है वो है 5। अगला जो प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़े। अब जब कभी ये पूछ दे कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उतने ही बार आप 9 लिख दीजिए। अब बोल रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार आप 9 लिख दीजिए तो 99 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दा। अब बात करें पठन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर पठन तो कई प्रकार का होता है, लेकिन जो मुख्यतः होता है ना वो होता है 2 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं? सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन में क्या होता है? हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, मतलब सस्वर, स्वर के साथ। तो और जो मौन होता है उसमें हम शांत रूप से अपने मन में पढ़ते रहते हैं, वो होता है मौन पठन। आगे पढ़ते हैं, भा, वर्ण,
किस वर्ग में आता है? तो आपको मालूम है पा, फा, बा, भा, तो ये किस में आता है? पा वर्ग में आता है। निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, यानी उल्टा चलता है। अवरोही क्रम क्या है? बड़े से छोटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 20, 15, 10, 5, 2। ये देखिए एक लाइन से चल रहा है, अवरोही क्रम में चल रहा है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे करके चल रहा है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा। तो अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुणा करेंगे, आपको अच्छे से मालूम है, अगर हम 5 का 0 में गुणा करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करेंगे तो वो आएगा 0। अगला प्रश्न है, सम्मान शब्द उदाहरण है। सबसे पहले शब्द को आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है? सम्मान। जब भी कहीं दो व्यंजन समान व्यंजन आए, जब भी किसी शब्द में दो समान व्यंजन आए, जैसे यहां पर माँ, माँ 2 बार आ रहा है, तो ये कैसा व्यंजन, ये कैसे व्यंजन का उदाहरण है? ये द्वुत्व व्यंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तुरंग, तुरंग होता है घोड़े का पर्यायवाची। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, बैच 2015 का चतुर्थ सेमेस्टर में जो पेपर पूछा गया था वो देखते हैं। यहां पर जो पहला इसका प्रश्न है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या कारण है कि जो पठन की प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपयुक्त सभी। अब देखिए, अगर पठन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पा रही है तो ये सारे कारक जिम्मेदार हैं। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तब भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप भाव को समझ के नहीं पढ़ेंगे तब भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, और अधिक तेज आवाज में पढ़ेंगे तब भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों कारक जिम्मेदार हैं अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? यानी जब लिखित भाषा का हम पठन कर रहे हैं और ध्वनि निकल रही है तो वो कौन सा होता है? वो होता है सस्वर पठन। मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि सस्वर पठन में ध्वनि निकलती है, आवाज आती है, और मौन पठन में आवाज नहीं आती, उसमें मन में ही पढ़ा जाता है। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब वाक्य बनाया जाता है तो उसकी सार्थकता होती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे हम कह दें कि मैं घर जाता हूं, तो इसका अर्थ है कुछ कि मैं घर जाता हूं। ठीक है, और उसकी क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। या हम ये नहीं कह सकते कि मैं जाता घर हूं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता नहीं है। जब क्रमबद्धता होती है तभी वाक्य अच्छा होता है, तभी वाक्य जो होता है वो शुद्ध होता है। तो वाक्य में सार्थकता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सही होगा सा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, का उच्चारण स्थान बताइए। तो का उच्चारण स्थान आप याद कर लीजिए, कक होता है। ठीक है, का वर्ग और कंठ। ठीक है, का वर्ग कंठ, तो कक, तो यहां पर कंठ इसका सही उत्तर होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। अब इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आशा, स्पृहा और अभिलाषा, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर इच्छा शब्द के ये सारे पर्यायवाची हैं, उपयुक्त सभी। कोष्टक चिन्ह कौन सा है? आप देखते हैं यहाँ सबसे छोटा कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ मंझला लगा हुआ है, यहाँ सबसे बड़ा लगा हुआ है, तो इसका तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों कोष्टक हैं। किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बा वाला है ये है कोष्टक, सा वाला है पूर्ण विराम, और जो दा वाला है ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लें, आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझ जाइए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर आ वाला सही होगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जरूर अच्छे से रट लीजिए। उज्ज्वल शुद्ध शब्द होगा जिसमें 2 आधी जा लगी होंगी, वही शब्द शुद्ध है उज्ज्वल का। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं? ये यहाँ पर गलत छपा हुआ है, विवृत होता है।
विव्रत। ठीक है, तो ये है विव्रत। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो होता है विव्रत, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुला होता है उसे कहते हैं अर्धविव्रत। याद रखिएगा, विव्रत में पूरा मुंह खुला रहता है और अर्धविव्रत में आधा मुंह खुला रहता है। अब विव्रत कौन कौन से शब्द होते हैं, शब्द भी आप याद कर लीजिए। एक शब्द होता है बड़ा आ और दूसरा होता है आ। ठीक है, ये दोनों शब्द होते हैं विव्रत। इनमें जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपका पूरा मुंह खुलेगा, आ। ठीक है, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी यहाँ तीनों बातें ये सही हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। अब ये संख्याएं दे रखी हैं 4, अब इनका अवरोही क्रम बताना। अवरोही क्रम आपको मालूम है, अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, उससे छोटा उसके बाद लिखा जाएगा, उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर 7864, उसके बाद है 7854, उसके बाद है 7846 और सबसे आखिरी में होगा 78। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो आएगा आपका शून्य। अगला प्रश्न है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर क्या भागफल आएगा। देखिए यहाँ पर भाग दिया जा रहा है या गुणा दिया जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में शून्य आएगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे क्या कंडीशन। मान के चलिए अगर हम शून्य को 5 से भाग दें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए। हो सकता है आप इसको करने में कंफ्यूज हो। ठीक है, शून्य में हम 5 से भाग दे रहे हैं, यानी हम 1/5 से शून्य का गुणा कर रहे हैं। आप इसको खुद कर सकते हैं। जब ये जो 0 है ये 1 में गुणा होगा तो आएगा 0 और नीचे आएगा 5। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या, अगर हम शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा। शून्य को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और शून्य से किसी संख्या में गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी। कक्षा 2 का क्वेश्चन है, इसको दोनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 86,538। एक सैकड़े में कितनी दहाई होती हैं। एक सैकड़े में कितनी दहाई होती हैं ये आप बताइए। अगर कोई सैकड़ा संख्या लिखी हुई है तो उसमें एक इकाई होगी, एक दहाई होगी और एक सैकड़ा होगा। तो यहाँ पर एक सैकड़े में कितनी दहाई होती हैं, 1। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। वर्ष 2019 में पूछा गया बैच 2017 का चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है। अब छोटा आ तो स्वर है, बड़ी ई भी स्वर है और बड़ा ऊ भी स्वर है, लेकिन ये जो आखिरी में दा है ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है। आपको मालूम है ये संयुक्त व्यंजन है। छत्र ज्ञा ये 3 होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो छ है वो किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है, तो वो है का और शा। दोनों में नीचे क्या है, ये आपका हलंत लगी हुई है। बात करें नंबर 3 की, निम्नलिखित में से अयोग वाह, अयोग वाह आपको बताना है। अयोग वाह कौन कौन से हैं, तो अयोग वाह है अम और अह। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो अयोग वाह होते हैं वो अनुसार विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, अनुसार और विसर्ग को अयोग वाह कहते हैं। इनको ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है, इनका अलग ही सिस्टम है अयोग वाह। वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया था वाक्य के गुण, अगर उसका अर्थ नहीं तो वाक्य बेकार है। क्रमबद्धता नहीं है, अगर वो एक निश्चित क्रम में नहीं है तो भी उनका मतलब बेकार है। और अगर उस वाक्य में योग्यता नहीं है तो वो भी वो बेकार है। इसीलिए जो वाक्य गुण हैं ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये किसका उदाहरण है। जब
किसी वाक्य में भाव आ जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्रिया है उस पर जोर दे के बात बोली जा रही है कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या है, भाववाच्य होगा। उत्क्षिप्त वर्ड कौन से हैं, उत्क्षिप्त वर्ड कौन से, ये आपको बताना है। तो उत्क्षिप्त वर्ड होते हैं ढ़ा और ढ़ा, ये आपका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला प्रश्न है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। श्वास के आधार पर होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है और महाप्राण में क्या होता है। महाप्राण और अल्प प्राण ये दो इसके टाइप हैं। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास होती है वो वायु श्वास के सहारे कम निकलती है, अल्प प्राण मतलब कम निकलती है। और जब महाप्राण की बात करते हैं तो जो वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है। अब अगर हम बात करें वो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है, और महाप्राण जो होता है वो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और महाप्राण में शा, शा और सतकोड़ वाली सा और हा, इन चार वर्णों को भी सम्मिलित किया जाता है महाप्राण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा का भेद है लिखित, मौखिक, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के भेद हैं लिखित और मौखिक दोनों हैं। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह कौन सा लगता है, वो लगता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगता है किसी वाक्य की पूर्णता पर। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, बिना सोचे समझे खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी कहते हैं, ठीक है। मित व्ययी कहते हैं जो कम खर्च करता है, और कंजूस और कृपण तो आप समझते ही होंगे। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती। मान चलिए कोई संख्या है 5, अब इसकी दाहिनी ओर 0 रख दिया तो ये कितनी हो गई, ये 10 गुनी बढ़ गई। इसका ऑप्शन आ सही होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने अभी पहले भी बताया, अगर कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उतने ही बार आप 9 लिख दीजिए। यहाँ लिखा है 3 अंकों की, तो 3 बार 9 लिख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3478 में सैकड़े वाली संख्या कौन सी होगी, तो 8 है आपका इकाई, 7 है आपका दहाई, 4 है आपका सैकड़ा, तो 4 है आपका सैकड़ा। यहाँ पर सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो वो है 1। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात हो रही है, अंताक्षरी की बात हो रही है, तो शुद्ध शब्द है आपका बा अंत्याक्षरी। अब इसी का तद्भव बना दिया जाता है तो वो होता है अंताक्षरी। तद्भव तत्सम आपने पढ़े होंगे। तद्भव होता है जो अशुद्ध होता है, जो तत्सम होता है वो शुद्ध शब्द होता है। तो अंत्याक्षरी ये हो गया आपका शुद्ध शब्द और ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि हमने डीएलएड के जो बैच 2014 बैच है, 2015 बैच है, 2017 बैच है, इनमें जो 4th सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास से संबंधित जो प्रश्न आए थे वो हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए, और आपको यहाँ पर एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अगले वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेंगे, वहाँ पर भी आपको अच्छे से समझाएंगे, प्रत्येक प्रश्न को हम विस्तार से समझाएंगे, सब कुछ बता देंगे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।